हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग जैसा कि समझ गए होंगे कि टाइटल को देख के कि हम दोबारा से एक एक्स-मैन की सीरीज़ को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब ये एक्स-मैन की सीरीज़ हमारी जो है टोटली मुकम्मल तौर पे होप के ऊपर बेस करने वाली है। अब जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या फिर काफ़ी टाइम के बाद हमारे इस चैनल के ऊपर एक्स-मैन की सीरीज़ को देख रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा याद दिलाता चलूँ कि हमने अभी कुछ टाइम पहले एक्स-मैन का एक बहुत ही बड़ा क्रॉसओवर इवेंट देखा था, जो कि एक्स-मैन सेकंड कमिंग के नाम से था, जिसके अंदर हमने देखा कि होप समर जिसको केबल अपने साथ फ्यूचर में ले जाके प्रोटेक्ट कर रहा था, वो उसको वापसी प्रेजेंट के अंदर ले आता है और वहाँ पे एक बहुत ही लंबी चौड़ी सी जंग होती है उटोपिया के ऊपर। और उसके बाद से हमने देखा कि जैसे ही होप यहाँ पे आती है हमारे इस प्रेजेंट डे के अंदर, एम डे यानी कि हाउस ऑफ एम के बाद से जब स्कारलेट विच ने नो मोर म्यूटेंट्स बोला था, तो तब से सारे के सारे म्यूटेंट्स खत्म हो गए थे। लेकिन होप समर के आने के बाद से अचानक ना जाने कैसे सारे के सारे म्यूटेंट्स दोबारा से पॉप होना शुरू हो चुके हैं। और हमने देखा था कि होप समर्स बेसिकली उन सारे के सारे म्यूटेंट्स के पास जा रही है, उनको अपनी पावर को कंट्रोल करना सिखाने के लिए और अपने साथ रखने के लिए। जिस तरह हमने देखा कि होप समर्स पिछले हमारे स्टोरी आर्क के अंदर जो है तकरीबन 4 म्यूटेंट्स को नए अपने साथ ले चुकी थी, और एक 5वां म्यूटेंट जो कि जापान की तरफ था, उसकी तरफ वो लोग जा रहे थे। तो अब ये जो हमारी सीरीज़ होने वाली है जनरेशन होप की, इसके अंदर हम होप और उसके सारे के सारे जो म्यूटेंट उससे रिलेटेड हैं उसके ही ऊपर सारी की सारी स्टोरी को देखने वाले हैं। और आज के इस स्टोरी के अंदर जिस म्यूटेंट से मिलेंगे वो काफ़ी खतरनाक किस्म का म्यूटेंट है, जिसके ऊपर ये स्टोरी बेस करती है। सो गाइज, विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। लेकिन अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम अपने चैनल के ऊपर डेली बेसिस पे मार्वल कॉमिक्स को एक टाइमलाइन के अंदर शेयर करते हैं, जहाँ पे हमने इसकी शुरुआत 2000 से करी थी और अब हम 2010 तक के तकरीबन सारे के सारे कॉमिक्स, टाइम्स और मेजर स्टोरी आर्क के साथ कवर कर चुके हैं। तो अगर आप हमारी ऑसम टाइमलाइन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं डेली बेसिस पे इस पूरी की पूरी जर्नी को कंटिन्यू रख सकूं। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपने आज की स्टोरी आर्क को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्ट टोक्यो जापान से होती है, जो कि अपार्टमेंट ऑफ केंजी यूडो है, जो कि नया और 5वां म्यूटेंट है, जो कि एम डे के बाद से उसकी अचानक एक्टिवेशन हुई है। लेकिन हम इसके कमरे के अंदर अगर आके देखें तो यहाँ पे हमें बहुत ही कुछ अजीब और गरीब चीज़ें नज़र आ रही हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि इसके कमरों के अंदर कुछ कोनों पे अजीब और गरीब मॉन्स्टर्स बैठे हुए हैं। ये लड़के ने अपने कमरे का हाल बुरा करके रख दिया और पागलों वाली हरकतें कर रहा है, और कहता है कि मैं आर्ट बनते जा रहा हूँ। आर्ट एक आइडिया की तरह है, एक ऐसा आइडिया जो कि असली नहीं होता है, और उसको असली करने वाला ही आर्टिस्ट कहलाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई भी आइडिया असली में नहीं है, लेकिन मैं उसको असली करने के लिए कुछ भी करूँगा। लेकिन वहीं से एक आदमी उधर कहता कि मिस्टर केंजी, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सॉरी कहना चाहूँगा कि मैंने आपको डिस्टर्ब करा, और मैं उससे भी ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर आपके मैंने किसी मास्टर वर्क के ऊपर अपने पैर रख दिए हों। ब्लैक नोशियस गू, जिसको आप एक अलग डायरेक्शन में ले जाके अपना अजीब व गरीब आर्ट बना रहे हैं, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या आप समझाना चाहेंगे कि आखिरकार आप यहाँ पे ये सब कर क्या रहे हैं? नहीं, बल्कि काम कीजिए कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताइए। मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे चल रहा है तो क्या चल रहा है। लेकिन बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि जिस आर्ट वर्क को देने की आपने हमसे बात करी थी, क्या वो हमारे लिए रेडी हो चुका है? द फ्यूचर इज़ अ 4 लेटर वर्ड। आपने इस आर्ट को यही नाम दिया था, जो कि अगले महीने के लिए बुक है। हमने इस आर्ट वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा कर लिया है। तो जैसा कि आपने प्रॉमिस करा था उसके मुताबिक हमें ऐसा कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है जिसको हम एक आर्ट वर्क समझ सकें। लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी यहाँ पे बिल्कुल पागलों वाली बातें कर रहा है, जो कि कहीं से भी एक आर्टिस्ट नज़र नहीं आ रहा है। और वो अचानक से कहता है कि तुम्हें लगता है कि समझ में नहीं आ रही है कि मैं जिस आर्ट को बनाने की कोशिश कर रहा था वो आर्ट अब मैं खुद ही बनता जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ जो कभी सच नहीं तब सच होते जा रहा है। क्या तुम देखना चाहोगे कि मैं आखिरकार किस तरह की आर्ट बन रहा हूँ? और अगले ही पल हम देखते हैं कि उसके अंदर से अजीब और गरीब टेंटिकल्स निकलते हैं और वो उस आदमी की वहाँ पे जान ले लेता है। इसी तरह हमारी कहानी जो है एक्समैन के ब्लैक बर्ड जहाज़ के पास शिफ्ट होती है, जो कि टोक्यो की तरफ आ रहा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली ये वो टीम है होप की, जो कि अपने म्यूटेंट के साथ यहाँ पे टोक्यो से इस नए म्यूटेंट से मिलने के लिए आ रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जो म्यूटेंट है जिसको लाइट नाम दिया गया है, वो अपने बारे में सारी की सारी बातें सोच रही है अपने अंदर ही अंदर के किस तरीके से वो कभी अपने आप को मॉन्स्टर मानती थी, लेकिन अब इस टीम में आने के बाद उसको ऐसा महसूस कम से कम होना लग गया है। और वहीं से होप कहती है, आइडिया तुम क्या कर रही हो? तुम अगर बार बार आग जलाती रहोगी तो सिस्टम के सारे अलार्म्स बज जाएंगे और यहाँ पानी की बरसात हो जाएगी। प्लीज़ ऐसे मत करो। तो वो कहती है कि यस मैम, जैसा आप कहें। तो होप कहती है कि और प्लीज़ मुझे ये मैम कहना कम से कम बंद करो। और अगले पल होप बोलती है कि आईडी ज़रा वहाँ देखो, ये कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है ना। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग बेसिकली जापान की तरफ पहुँच चुके हैं, और वहाँ पर लॉरी एकदम चिल्ला कर कहती है कि टियोन ने अभी मेरे पैरों के ऊपर सूसू कर दी है, ये बहुत ही डिस्कस्टिंग है। और हम देखते हैं कि टियोन बेसिकली वो एक जंगली सा आदमी है जिसको सिर्फ कोई और नहीं बल्कि होप ही कंट्रोल कर सकती है। और वहीं से रोग बोलती है, रिपीट स्कॉट, व्हाट इज द सिचुएशन, गिव मी अ सेकंड। स्कॉट, क्या तुम मुझे एक सेकंड दे सकते हो? और रोग पीछे पलट कर कहती है कि आखिरकार वहाँ पे पीछे चल क्या रहा है? मैं यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन के ऊपर मौजूद हूँ और तुम लोगों की बकवास और शोर ही बंद नहीं हो रहा है। क्या थोड़ी देर के लिए चुप नहीं हो सकते हो तुम लोग?
तो होप बोलती है कि बस सब के सब खामोश हो जाओ, और होप के एक अल्फाज पे ये सारे के सारे लोग एकदम चुप हो जाते हैं। और रोग बोलती है कि साइक्लोप यू रिपीट, साइक्लोप क्या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? तो साइक्लोप बोलता है कि रोग इस बारे में अभी तक हम श्योर नहीं है कि यहाँ पे चल क्या रखा है, लेकिन सारी की सारी लाइट्स को तुम अपने साथ सेव रखना, लेकिन यहाँ पे तुरंत पहुँच जाओ क्योंकि हो सकता है कि हमें तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वुल्वरीन और साइक्लोप भी ऑलरेडी यहाँ पे जापान के अंदर पहुँचे हुए हैं। और साइक्लोप बोलता है कि मेरे ख्याल से हमारे पास एक सिचुएशन तो है जिसको हम अभी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं से लोगन बोलता है कि ज़रा ऊपर की तरफ देखो बब, वहाँ पे ब्लड नज़र आ रहा है और ये ब्लड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसको सूंघ के मुझे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मैंने इसको शायद पहले कभी देखा है। मैं तो इसको रिकग्नाइज भी नहीं कर पा रहा हूँ, और सच कहूँ तुम जानते ही हो इस बात को कि मैंने हर तरह के ब्लड को सूंघा हुआ है। मेरे ख्याल से ये कुछ बुरा है, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो बेसिकली जो वहाँ पे म्यूटेंट होता है केंजी, वो यहाँ पे स्कॉट और साइक्लोप को आते हुए देख लेता है, और अगले पल वो अपने ज़बरदस्त किस्म के टेंटिकल्स निकालता है जो कि लिटरली एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है और उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देता है। और साइक्लोप चिल्लाता है कि अपडेट ऑन डेड रोग, सच में सिचुएशन अब काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तुम लोग को तुरंत पहुँचना चाहिए। और इसी तरह रोग बोलती है कि एवरीवन अपनी अपनी सीटों के ऊपर बैठ जाओ, मैं फ़ौरन से यहाँ पे लैंडिंग करने की कोशिश करूँगी और हम लोग यहाँ से फ़ौरन बाहर निकलेंगे। आप तुम सबको कहती हो कि सारे के सारे लोग केयरफुल रहना, कुछ भी हो सकता है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे वो केंजी जो है वो उनके जहाज़ को भी देख लेता है और सीधा उस जहाज़ के ऊपर अटैक करता है। लेकिन इससे पहले हम देखें कि वहाँ पे सब डर के चिल्ला रहे होते हैं। अगले पल एक फ्लैश ऑफ लाइट नजर आता है जिसके बाद वो सारे के सारे लोग सीधा उस जहाज़ के ऊपर मौजूद होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये दरअसल किसी और ने नहीं बल्कि इसमें से एक म्यूटेंट गैब्रियल जो उसके पास सुपर स्पीड मौजूद है, और वो सबको सिर्फ एक स्प्लिट सेकंड के अंदर निकाल के जहाज़ से बाहर ले आया। और रोग बोलती है कि तुमने मुझे इंप्रेस कर दिया गैब्रियल, नाउ एवरीवन, हम सबको नीचे जाना होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि रोग बेसिकली यहाँ पे लॉरी की पावर्स को थोड़ी देर के लिए अपने पास उधार लेती है ताकि वो फ्लाइट के जरिए सारे के सारे लोगों को नीचे ले जा सके। और हम देखते हैं कि टियोन बेसिकली सीधा उसके ऊपर लड़ने के लिए कूदता है, लेकिन होप उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो किसी की सुनता नहीं और सीधा उस पूरे के पूरे मॉन्स्टर के ऊपर कूदता है और उसको चीर फाड़ के लोगों को बचाना शुरू करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली गैब्रियल जो होता है वो भी अपनी सुपर स्पीड के साथ यहाँ पे भागता हुआ उसको हर्ट करने की कोशिश करता है, सारे के सारे लोग मिलकर नीचे उतरते हैं। तो वहीं से रोग बोलती है अब सारे के सारे लोग आ ही चुके हैं, तो होप क्या तुम सीटी मार के टियोन को यहाँ पे बुलाओगी? और रोग हम देखते हैं कि सीटी मारते तो टियोन फौरन से उसके पास आ जाता है, और रोग बोलती है कि देखो अभी हमें यहाँ से फौरन बाहर निकलना होगा। तो होप बोलती है कि क्या मतलब, हम यहाँ से भाग रहे हैं, हम काम इस तरह से नहीं करते हैं। तो वहीं से गैब्रियल बोलता है कि नो वे, होप ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम इस वक्त टोक्यो के अंदर हैं यार, हमें शॉपिंग पे जाना चाहिए। लेकिन होप पीछे पलटते गुस्से से बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ये टाइम तुम्हें शॉपिंग का नजर आ रहा है? तो रोग कहती है होप देखो ये एक वॉर जोन है और यहाँ पे अभी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। तो होप बोलती है देखो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि यहाँ पे कौन सा रिस्क है और कौन सा नहीं, मैंने बचपन से अपनी ज़िंदगी इस तरह के ख़तरों के बीच गुजारी है, मेरे फादर यानी कि केबल ने मुझे उस तरह से लड़ने के लिए तैयार किया है, जो भी चीज़ मेरे सामने आ जाए सर के ऊपर होने वाली। लेकिन रोग उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन होप बोलती है कि बस अब मुझे यहाँ पे रोकने की कोशिश ना करो और ना ही मुझे कोई लेक्चर सुनना है, मैं जानती हूँ एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, ये मेरा मिशन है और मुझे जाके सिर्फ उस म्यूटेंट को हाथ लगाना और वो स्टेबलाइज हो जाएगा, सिर्फ मुझे उसको टच करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि वो रोग बोलती है देखो मुझे यहाँ पे ड्यूटी दी है साइक्लॉप ने कि मैं तुम्हारे पर नज़र रखूँ और तुम्हें इस तरह के खतरों में बिल्कुल भी जाने ना दूँ। मैं जानती हूँ इस बात को कि तुम इस चीज़ को हैंडल कर सकती हो, लेकिन ये जो तुम्हारे म्यूटेंट्स हैं ये अभी नए हैं, इनको अपनी पावर्स के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं हुआ है, तो तुम अपने आप को रिस्क में डाल सकती हो, लेकिन इनको क्यों डाल रखी हो? ये एक ऐसा रिस्क है जिसको लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन वहीं से होप बोलती है टियोन तुम फौरन से रोग को रोको, और हम देखते हैं कि टियोन वहाँ पे रोग के ऊपर चढ़ जाता है उसको रोकने के लिए, और वहीं से होप आगे की तरफ बढ़ती और कहती है कि गैब्रियल तुम मुझे यहाँ पे कवर देने की कोशिश करो जब तक मैं उसको छू ना लूँ। और अगली बार हम देखते हैं कि होप यहाँ पे आगे बढ़ती है और अपना हाथ चमकाते हुए सीधा उसको छूने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि होप उसको टच कर सके वहाँ पे वो जो केंजी होता है वो उससे डर के मारे अपने घर के अंदर वापसी चले जाता है, और होप बोलती है कि वो मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहीं से साइक्लॉप आता कहता है होप आखिरकार तुम इस पूरी की पूरी जगह के ऊपर कर क्या रही हो, फौरन से यहाँ से दूर जाओ, यहाँ काफ़ी खतरा है। तो वहीं से हम देखते हैं कि गैब्रियल बोलता है तो इसका मतलब क्या अब हम शॉपिंग को जा सकते हैं? लेकिन वो बोलते कि नहीं मुझे केंजी तक जाना ही होगा, मुझे उसको स्लो डाउन करना होगा, और अगले पल वो उस घर के अंदर चले जाती है। और हम देखते हैं कि गैब्रियल भी उसके पीछे आने की कोशिश करता है इस पूरे के पूरे घर के अंदर ताकि वो तलाश कर सकें, लेकिन होप यहाँ पे इस पूरे के पूरे घर को देख रही होती है, समझने की कोशिश कर रही होती है, और अगले पल वो केंजी के रूम के अंदर पहुँचती है जहाँ पे वो दोबारा अपनी चेयर के ऊपर बैठा है, और वो कहती है कि केंजी देखो मैं जानती हूँ तुम्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद करने के लिए आई हूँ। तो वो कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन? मैं होप हूँ, ठीक है, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस घबराओ नहीं। होप सच में क्या नाम है तुम्हारा? मेरा सर मेरे धड़ से अलग हो गया था और वो मेरे सामने नाच रहा था और उसको मैं अपनी आंखों से देख रहा था। मेरी बॉडी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं ये नहीं जानता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ सबका अंत कैसे होगा।
क्योंकि मुझे पता है कि ये सब अब कभी ठीक नहीं होने वाला है। नथिंग्स गोइंग टू बी ओके। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली केंजी यहाँ पे दोबारा से एक तरह के रेजिडेंट इवल टाइप मॉन्स्टर के अंदर बदल जाता है, जिसमें उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और उसके अंदर मेटल के कुछ पीसीस वगैरह उससे अटैच हुए हुए हैं। और वो सीधा यहाँ पे होप के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे उम्मीद की किरणें हैं, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही रोशनी है जिसको डार्कनेस कहा जाता है, जिसको द फाइनल लाइट कहा जाता है, जो कि अपने अंदर सब कुछ निगल जाती है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि केंजी यहाँ पे होप को अपने सारे के सारे टेंटिकल्स के अंदर जकड़ लेता है और उसके माइंड के अंदर घुसता और कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ द फाइनल लाइट। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे इस पूरी की पूरी जगह के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्लास्ट होता है। टू बी कंटिन्यू।